साल की उम्र में मैंने पहली बार मक्का के खेत में मक्का तोड़ने की कोशिश की, पर मुझे वहाँ पीली चमगादड़ को चंद्रमा की पूजा करते हुए देखना पड़ा। वो पत्थर पर खड़ा था और चांद की ओर सिर उठाकर नमस्कार कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा बेटे के लिए चल जाए। बचपन से ही मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जाता था जहाँ पीली चौंडी वाले प्राणी चांद की पूजा करते हैं और सम्मान मांगते हैं। दादी हमेशा कहती थी, जैसे ही पीले चौंडी वाला प्राणी दिखाई दे, अगर वह आपसे पूछे कि वह आदमी जैसा है या देवता जैसा, तो कैसे भी जवाब देना ठीक नहीं है। आप कहें कि वह आदमी जैसा है तो वह अपना सारा तप नष्ट करेगा और आपसे बदला लेगा। आप कहें कि वह देवता जैसा है तो वह सिद्धि प्राप्त कर लेगा, पर फिर भी वह आपसे चिपका रहेगा। दादी ने सिर्फ इतना कहा कि पीली छिपकली को छेड़ना मत, लेकिन यह नहीं बताया कि उसके सवाल का जवाब कैसे देना है। मैं वहीं खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं थी। पीली छिपकली ने मुझे जल्दी से देख लिया और मेरी ओर खड़ा हो गया। वो मेरे पास आया। मैंने देखा उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। मैं घबराकर उससे चिल्लाकर पूछा, हेलो पीली त्वचा के जीव, क्या मैं तुम्हें इंसान की तरह लगता हूँ या किसी और की तरह? वह अचानक रुक गया और मैंने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। सोचा उसने शायद कभी इंसान नहीं देखा होगा। आखिरकार उसने अपने नुकीले पंजे निकाले और मेरी ओर छलांग लगाते हुए कहा, तुम एक मूर्ख डॉक्टर की तरह लगते हो। कुछ नहीं, मैंने सुना और बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा था। माँ आंसू भरी आंखों से पास बैठी थी। मुझे होश में आते देख तुरंत बोली, ओ बेटा तुम जा गए? तुम कैसे बॉम्बे खेत में बेहोश हो गए? मैं कहना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, लार मुंह के कोने से बहने लगी और मैं कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ बेवकूफी से मुस्कुराया। माँ ने देखा तो वो स्तब्ध रह गई। मुझे रोना भी भूल गया। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं एक पीली लोमड़ी से मिला, लेकिन मैं कह नहीं सका। मैं इसे कागज पर लिखने के लिए कलम लेना चाहता था, लेकिन जो कुछ लिखा वह जैसे कोई शैतानी चित्र बन गया। माँ मुझे तुरंत अस्पताल जांच के लिए ले गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। माँ ने कहा, बेबस होकर केवल अस्पताल की लंबी बेंच पर बैठकर रोने लगी। बाद में डॉक्टर बाहर आए, धीमी आवाज में माँ से कुछ बातें की, फिर उन्हें एक कागज दिया जिस पर एक नंबर लिखा था। माँ ने अस्पताल से बाहर निकलकर उस नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। मैंने साफ नहीं सुना कि उसने माँ से क्या कहा, बस इतना देखा कि माँ फोन पर बहुत धन्यवाद कर रही थी। नए साल की बात करके उन्होंने मुझे घर वापस ले लिया। 2 दिन बाद घर में एक अंधी बूढ़ी महिला आई। माँ ने उन्हें आदर पूर्वक माताजी कहकर संबोधित किया। माताजी ने सिर घुमाया। तुम देखो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे इस बच्चे को उच्च दाव के वाले हुआंग पीजी ने धोखा दे दिया है। ये मामला सुलझाना आसान नहीं है। माँ ने मामू मुँह को चारपाई पर बैठने के लिए कहा। सुनकर मुश्किल है, फिर जोर से गिरकर उनके सामने घुटने टेक दिए। माँ मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप उसे जरूर बचाएं, भले ही मेरी जान देकर। माँ बोली, पहले उठ जाओ। ये होबा दिन सबसे याद रखने वाले और सबसे जिद्दी होते हैं। उन्होंने आपके बेटे को मूर्ख बना दिया है। जरूर आपके बेटे ने कुछ ऐसा किया है जिससे दैत्य नाराज हो गया। अब ये बच्चा बोल नहीं सकता और न लिख सकता है। मैं केवल पुराने देवता को बुला सकती हूँ और पूछ सकती हूँ। इतना कहकर माँ का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके होंठ बैंगनी हो गए। मैं वहाँ कांप रहा था। डर के मारे अपने कदम धीरे धीरे खिसकाकर चुपचाप माँ के पास जाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें बताना चाहता था कि मैं डर गया हूँ। अचानक माई बलावला ने कहा, पीले बालों का बच्चा अभी तक चुप नहीं हुआ, लेकिन इस बार उनकी आवाज बहुत तेज हो गई थी और आंखें मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस बच्चे में कौन सा चैन यू है। आप महान हैं, कृपया इस बच्चे को परेशान मत करें। फिर से माँ मम्मा ने सम्मान पूर्वक मेरी ओर देखा। फिर मुझे लगा कि मेरा सिर बिना किसी नियंत्रण के ऊपर उठने लगा। खोलकर कहा, इस छोटे बच्चे ने मेरे काम में बाधा डाली और मुझसे इनाम मांगता है। मैं उसकी जान लूंगा। ये आवाज पूरी तरह से किसी अजीब मध्य आयु व्यक्ति की लग रही थी। जैसे ही मैंने यह बात कही, मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि माँ लावलाव के होंठ कांप उठे और उसके चेहरे पर हैरानी थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक माफी मांगी। पहले जनाब, देख, उसने पूरा कहने से पहले ही वह आवाज उसे बीच में रोक देती है। कोई समझौता नहीं, इस लड़के ने मेरी साधना बिगाड़ दी है। उसे 10-20 साल तक परेशान करेंगे, फिर मार देंगे अगर मुझे हुआंग त्यान से न खा जाए। ये 3 शब्द सुनकर माँ लावलाव हक्का बक्का रह जाती है, पूरी तरह से बिस्तर पर ढह जाती है। मेरी माँ डर के मारे तुरंत माँ लावलाव को उठाती है, केवल ये देखने के लिए कि वह सिर हिलाते हुए अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए नीचे उतर गई। बेटी, तुम्हारे इस लड़के ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ये मामला मुझसे नहीं सुन लेगा, इसे ले जाओ। मेरी माँ की दादी मेरी माँ खोई हुई सी कमरे में आई, मुझे गले लगाकर रोने लगी। तुमने ऐसा क्या कर दिया? मुसीबत मोल ली? मैं भी आंसू रोक नहीं पाया। मन में लगा कि मैं शायद जल्द मरने वाला हूँ। रोते रोते दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। मेरे दादा दादी अंदर आते ही मुझे पकड़कर कई बार देखने लगे। ये देखकर कि मेरे हाथ पैर ठीक हैं, उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने जल्दी ही राहत ली थी। मैं सफाई देने के लिए अपना मुंह खोल पाया और मेरे मुंह से लार बहने लगी। मेरी दादी तुरंत अपने पैर पर हाथ मारकर जमीन पर बैठ गई। ये कौन सा सातानाश जिसने मेरे पोते को इस हालत में पहुंचाया? तुम मुझ पर वार करो, मेरे पोते को मत सताओ। मेरी माँ डर से सफेद हो गई। जल्दी से उनका मुंह बंद कर दिया। माँ, उसने हुआंगदा शान को नाराज किया है। दाशियान बदला लेने आया है, मुआवजा देना होगा। जैसे ही सुना, हुआंग दाशियान तुरंत चुप हो गया और सावधानी से मेरी ओर देखा। दाशियान ने कोई विशेष मांग तो नहीं की। जल्दी बताओ, सब कुछ बेचकर भी उन्हें संतुष्ट करना होगा। हाँ, वह अब और नहीं संभाल सका और जमीन पर गिर पड़ा। माँ, दाशियान ने कहा, उसे 10 साल 8 साल तक तकलीफ देनी है, फिर उसकी जान लेनी है। मेरे दादा इस समय बोले, डरो मत, जब तक वह सपाट हो हम उसे अच्छे से पोसेंगे। क्या पता अधिक समय बीतने पर दाशियान का गुस्सा शांत हो जाए और वह उसे बख्श दे। ये सुनकर मैंने ऊपरी और निचले होंठ हिलाए और डरावनी बात कही, तुम लोग उसे बड़ा होते नहीं देख पाओगे। मैं 8 साल का हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से समझता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सोच रहा हूँ कि हुआंग थियानसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया है, फिर भी मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाना चाहता है। एक गुस्सा मेरे दिल में उफान मार गया। मैं डर को अनदेखा कर अपनी माँ के हाथ से बाहर निकलकर रसोई में दौड़ा। शॉपिंग बोर्ड से चाकू उठाकर अपने गले पर चलाना चाहता था, दिल में चिल्लाते हुए, हुआंग थियानसी
मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। दादा दादी और माँ एक साथ दौड़कर आई और चाकू छीन लिया। असल में मुझे कुछ मारना भी चाहा, लेकिन आंगन में अचानक दादी माँ की आवाज आई। मेरी माँ को जैसे बचाव दिखा, चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई दी। घबराहट में बाहर दौड़ गई। पता नहीं उन्होंने क्या कहा। जब मेरी माँ फिर से अंदर आई, सिर झुकाए हुए थी, पहले से भी अधिक निराश और यहाँ तक कि कुछ हताश दिख रही थी। उसने अपनी हथेली में रखी ताबीज मुझे दी। पापा, मामू की शेख माला पर के लियूशन ने कहा, आज रात 12 बजे हमारे पूरे परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। असल में माला पर हमारी मदद नहीं कर पाने के लिए दुखी थी। जब वह शहर के लिए लौट रही थी, तब उनकी लियूशन ने अचानक उनसे कहा कि हमारे घर में भूतों की बहुत अधिक उपस्थिति है, जिसे भूखे भूत ने निशाना बनाया है। आज रात 12 बजे भूखा भूत जान लेगा, पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाएगा। मापू, सभी को परेशानी झेलनी पड़ेगी। माँ को मामू की कही बातों पर अटूट विश्वास था, क्योंकि वह 10 मील 8 गाँव में काफी प्रसिद्ध थी। मामू ने कहा कि इस पेपर को मुख्य दरवाजे पर चिपकाना 3 दिन तक बुरे आत्माओं को रोक सकता है, जिससे हमें इन 3 दिनों में अंतिम व्यवस्था करने का समय मिलेगा। बड़े भाई का परिवार भी इससे नहीं बच पाएगा। मेरे दादा ने यह सुनकर जल्दी से बिस्तर के किनारे बैठ गए, मानो वह एक क्षण में 10 वर्ष बड़े हो गए हों। यूं, तुम जल्दी से चेन शेंग को बुला कर लाओ। तुम दोनों घर में जो भी कीमती चीजें हैं लेकर अपने बड़े भाई को सूचित करो। अपनी माँ और बच्चों को लेकर जल्दी भागो, मैं आग लगाऊंगा। सो पुराने हड्डियां किसी भी बुरी आत्मा से नहीं डरती। मैं जमीन पर सुनने बैठा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि हमारे घर के हालात अचानक ऐसे क्यों हो गए। क्या इसलिए कि मैंने पीली जाति का अपमान कर दिया था? बाप के पास इतना वक्त नहीं कि कोई भी दोष मुझ पर मढ़ दे। अच्छा, हुआंग टियानसे को मेरा सोचना कैसे पता चला? मेरे मन में खुशी हुई और मैंने फौरन मन में उससे पूछा, राजियानर, क्या आप हमारे परिवार को बचा सकते हैं? हुआंग टियानसे हंसे, सच में नहीं जानता। तुम चालाक हो या क्या? कहो चालाक। तुम मुझे मदद के लिए ढूंढते हो। कहो क्या? तुम फिर भी मदद के लिए मुझे ढूंढते हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना भी कर्मफल है। मैं संभाल नहीं सकता। सोचते हुए कि हुआंग टियानसे पहले बहुत अकेले रहे होंगे। मैं गुस्से में था, मुंह से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे परेशान करेगा, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो मुझसे भी ज्यादा बोलने लगा। लेकिन अब मुझे उससे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे बस पता है कि हमारे घर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ थोड़ी देर रोई, फिर मेरे बाबा ने धक्का देकर उन्हें बाहर भेज दिया, जल्दी से मेरे पापा और मेरे चाचा के परिवार को खोजने के लिए। वो खुद भी फूजी लेकर बाहर चले गए और ध्यान से उसे दरवाजे पर चिपका दिया। बुजुर्ग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे और गहराई से मुझे देखा, फिर मुड़कर चला गया। दरवाजे से बाहर निकलकर मैं लकड़ी के ठूंठ की तरह वी के पास जाकर बैठ गया। सबसे पहले लौटे मेरे पापा और मेरी माँ। मैंने हुई उनकी बात सुन ली, जल्दी से अपनी माँ को पुकारा, हम साथ में चले जाते हैं। इन 2 दिनों में मेरे पापा सिंचाई क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। मेरे साथ कुछ हुआ, देखो मेरी पीठ पर कुछ लग गया, मेरे सिर पर मौजूद। क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। आबा आबा। मैंने अपने पिता की अनजान नजरों से सामना किया और मुझे पता चला कि मेरी माँ ने सिर्फ बुरी आत्मा से भागने की बात कही थी, मेरे मूर्ख बनने की बात नहीं। बड़े भाई की बात छोड़ो, छोटे भाई मेरी सुनो। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत निकलो। मैंने देखा कि मेरे दादा और मेरे पिता मुझे खींच रहे थे। काफी समय तक कोई भी नहीं गया और मैं भी नहीं जाना चाहता था। उन्हें धक्का देते समय मेरे चाचा और चाची अपने बेटे और बेटी को लेकर भी अंदर आए। पापा, मेरी माँ कहाँ है? जल्दी चलो, सब एक साथ चलें। मेरे बड़े पापा पीछे नहीं रहेंगे। दीवार के पास पहुंचकर उसने फावड़ा उठाया और जमीन पर मारा और एक लंबी सांस ली। अगर पिताजी बाहर नहीं जा सकते तो छोड़िए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा दुष्ट भूत बिना वजह नुकसान पहुंचाने आया है। अचानक फावड़े का सिरा टूट गया और हवा में एकदम से सन्नाटा छा गया। हम सब लोग, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। मेरे दादा के माथे पर पसीना बह रहा था। आसमान की ओर देखो, काले बादल धीरे धीरे सूरज की रोशनी को खा रहे थे। ठीक उसी समय बाहर से एक वृद्ध आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो?